हेलो। आज का जो सेशन है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर मैं सिंपल सा वर्ड में समझना चाहूँ तो ये जो हमारा जो रूम है उसमें जो हमारा सीलिंग है, जो छत है, वो हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, और जो हमारा फ्लोर है वो काम करेगा हमारा सपोर्ट का। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है प्राइस को एक रेंज में बांध करके रखता है। ठीक है, तो हमने तीन तरह का ट्रेंड पढ़ा है। ट्रेंड होता है एक, जब प्राइस का ट्रेंड अगर ऊपर का होगा तो वो कौन सा ट्रेंड होगा? अप ट्रेंड। प्राइस का अगर ट्रेंड अगर नीचे का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। और प्राइस जब एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? साइडवेज। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेस्ट इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप साइडवेज मार्केट का इस्तेमाल करें। साइडवेज मार्केट में, साइडवेज ट्रेंड में यदि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी मोर देन 60% हो जाएगा, ग्रेटर देन 60%। ठीक है, एक डिस्क्लेमर है, आप यहाँ पे देख रही है कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर दोनों का रिस्पेक्ट चाहते हैं तो वो साइडवेज मार्केट में मिलेगा, और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का इज्जत नहीं है और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट का नहीं। तो क्या होता है, जनरली हम लोग यही सोचते हैं, मार्केट जब गिरने लगता है तो हम लोग खोजते हैं कि अरे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हमें ये समझ गए कि डाउन ट्रेंड हो गया, फिर हम खोजते हैं कि अच्छा ये वाला सपोर्ट पे प्राइस रुक जाए। क्या हो जाएगा? ये सपोर्ट पे प्राइस रुक जाएगा, लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसका काम ही है लोअर टॉप और लोअर बॉटम, क्योंकि जहां वो लोअर बॉटम नहीं फॉर्म करता है तो वो साइडवेज बन जाता है। इसीलिए वो डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम। जब लोअर बॉटम बना ही दिया तो पिछला सपोर्ट का क्या वैल्यू रहा? वही चीज जब हायर टॉप एंड हायर अप ट्रेंड होगा तो क्या करेगा? प्रीवियस हाई के ऊपर निकलना होगा। तो टॉप रेजिस्टेंस कौन होगा? जो टॉप होगा पिछला, जब उसके ऊपर प्राइस निकल जा रहा होगा तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस का कोई रेस्पेक्ट है? तो ये ध्यान रखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस दैट रिप्रेजेंट प्राइस एरिया वेयर, ये इंपॉर्टेंट, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, बाइंग और सेलिंग प्रेशर। अब बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स को हमने, बाइंग प्रेशर्स को हमने किस चीज से डिनोट किया था? बाइंग प्रेशर हमने डिनोट किया था डिमांड से, ठीक है ना? और सेलिंग प्रेशर हमने किस पे डिपेंड किया था? सेलिंग प्रेशर सप्लाई। तो याद रखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तभी काम करेगा जब उस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या होगा? डिमांड और सप्लाई होगा। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस। अब कहेंगे कि अरे पीछे वाला डाटा का एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा वो पीछे हुआ होगा, तभी तो हम उसके बेसिस पे बोलेंगे कि पिछले बार 2 बार इस लेवल से प्राइस इसके नीचे नहीं गया है तो फ्यूचर में इस लेवल पे आया है तो प्राइस नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है पास्ट को रीड करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये अगर पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में भी पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट और एरिया ऑफ कंसोलिडेशंस। ठीक है, ये कंसोलिडेशंस के बारे में बात करेंगे। यदि आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि सपोर्ट पे वो बाइंग कर लेते हैं। सपोर्ट पे ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है और सपोर्ट पे क्या कर लेते हैं? बाइंग करते हैं। गलत है। सपोर्ट का काम क्या होता है? प्राइस को नीचे जाने से रोकना, जबकि लोग वहां पे कॉल बाइंग कर लेता है और कॉल बाइंग का पर्पस होता है कि मार्केट,
4 दिन के बाद जाएगा तो सपोर्ट तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपका पैसा तो गल गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने जो पैसा लगाए वो पैसा नहीं गलेगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में है तो आपको सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा, और भी इंफॉर्मेशंस को रिक्वायर्ड होगा। सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोर्ट लाइन एक ऐसा लाइन होगा जो कि हम दो हॉरिजेंटल बॉटम, क्या हो जाएगा? दो हॉरिजेंटल बॉटम, जैसे कि प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, कुछ समय के बाद प्राइस ऊपर से जाकर के प्राइस यहाँ पे आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया और मान लिया जाए कि यहाँ से प्राइस अब नीचे आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दो बॉटम एक हॉरिजेंटल लाइन के पास, यानी कि दो लाइन हमेशा हॉरिजेंटल होता है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट है, सीधा लाइन है, फ्लैट लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये जब प्राइस थर्ड अटेम्प्ट में जब आ रहा है तो इस लेवल पे जब प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे यही उम्मीद रहेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो प्राइस यहाँ से क्या होगा? ठीक है ना। तो सपोर्ट कहाँ पे बनेगा? थर्ड टाइम में ये हमारा सपोर्ट होगा। ये हमारा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हमारा ये S1 हुआ। ये फिर हो सकता है कि कुछ समय के बाद, हो सकता है कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद इस लेवल पे आएगा। तो इस लेवल से पहले क्या हो चुका है? ऊपर जा चुका है, तो ये फिर से हमारा क्या बनेगा? तो ये जितना बार आएगा, जितना लंबा समय ये बिताएगा, उतना ही पावरफुल हो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा समय बिताएगा तो वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक सपोर्ट ये है, ठीक है ना, यहाँ पे आ। ठीक है, अब इसमें समय का भी अहमियत है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो इस स्टॉक्स का नाम है, मान लो कि ABC, ठीक है, ABC, और ये जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ये थर्ड टाइम में है, और ये महीना लगा है, 2 महीना के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? तो ये सपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस होगा? और एक ये सपोर्ट है जो यहाँ से यहाँ आने में 2 साल का समय, और 2 साल में ये प्राइस एक बार, 2 बार ऑलरेडी जा चुका, और ये पहली बार है। तो बताएंगे कि दोनों में से किस पे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा? नीचे वाले पे। क्यों? ठीक है ना। एक तो हायर टाइम फ्रेम है, तो हायर टाइम फ्रेम में जो भी पैटर्न बनता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ से ऑलरेडी प्राइस 2 बार ऑलरेडी यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो इसके पीछे का जब हम साइकोलॉजी देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से, जबकि यहाँ पे अभी हमारे पास कन्फर्मेशंस नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सिंपली समझ जाते हैं, लेकिन ये डेप्थ को आपको देना होगा कि कितने बार आ रहा है। इस लेवल से अगर प्राइस इतना ऊपर गया है और ये इस लेवल से प्राइस मान लो कि इतना ऊपर गया, तो ये भी देखना होता है कि ये अगर प्राइस यहाँ से बड़ा मूवमेंट किया है, इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे छोटा मूवमेंट किया तो यहाँ पे हमें समझ रहा है कि बहुत बड़ा डिमांड था, हायर डिमांड। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला जो लेवल है ना, वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, सोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राइस यहाँ जा रहा है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। A horizontal line is drawn, a support line is drawn horizontally to the right of the lowest price in a sideways। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि साइडवेज में आप देखिए। ठीक है, इट इज द बेस्ट व्हेन ड्रॉ थ्रू 2 और मोर पॉइंट्स। क्या है? 2 या 2 से अधिक। तो 2 है तो कम पावरफुल है, कम स्ट्रेंथ है। अगर वो 2 की जगह पे 10 बार वो उस लेवल से वापस गया है तो वो क्या होगा? ज़्यादा पावरफुल। मे क्रॉस अबव द लोएस्ट प्राइस इफ मेट। अब क्या होता है ना, यहाँ पे देखना 2 चीज़ होगा। अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, प्राइस यहाँ से नीचे आया,
इसको टच किया, ऊपर गया, ये 2 लाइन तो हमने टच किया हुआ। थर्ड टाइम में क्या हो सकता है कि प्राइस जो है ना यहीं से ऊपर चला गया, और हम कहाँ पे इंतजार कर रहे थे, इस पर्टिकुलर। तो क्या ये हमारा सपोर्ट है? क्या ये हमारा सपोर्ट है? क्यों, यहाँ तो टच नहीं किया। क्या चीज? अगर 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे मेरा शेयर का दाम ही 5 रुपया है तो ±2%। ठीक है ना, अगर 5 रुपया का शेयर है तो 2% कितना होगा, 10 पैसा होगा। 10 पॉइंट मत बोल दी, कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस जो भी हम लाइन ड्रॉ किए हैं, ±2%, ±2%। ये एक एग्जाम्पन्स हम लेके चलते हैं, लेकिन आप बहुत सारा बुक्स में जाएंगे और जितना क्लासिकल पैटर्न्स में जाएंगे वहाँ पे ये गैप्स को 5% तक मान के चला है। ठीक है ना, कितना, 5%। लेकिन हम लोग इतना बड़ा ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम होगा कि 2% तक को हम कंसिडर कर सकते। अच्छा, ये सपोर्ट टूट गया क्या? अब ये सब्जेक्ट रहेगा, हमें छानबीन का है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये हो सकता है कि ब्रेकआउट में ये मेरा यहाँ पे गया लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया, ये फेक आउट होगा। क्या हो सकता है, फेक आउट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके साथ कि एक ये वाला ट्रेड है और एक ये ट्रेड है, इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने का मूवमेंट और इसके बाद ऊपर जाने का मूवमेंट, दोनों में से कौन सा मूवमेंट फास्ट होगा? पहला और ये, हाँ, सेकेंड वाला, क्यों? हाँ, फेक है इसीलिए, बात सही है। क्योंकि क्या हुआ कि प्राइस को तो ऊपर ही जाना था, ठीक है ना, प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना था, लेकिन प्राइस पहले नीचे तोड़ा। इसका मतलब है कि बड़ा प्लेयर जो है पहले जो कमजोर प्लेयर था ना उसको मार्केट से निकाल दिया। अब यहाँ पे वो उसने बड़े प्लेयर्स में एंट्री मारा, इसीलिए प्राइस यहाँ से जो होगा ना फास्टर मूव कर। इसीलिए कई बार जो होगा हमारा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ना प्राइस का मूवमेंट बड़ा फास्ट मिलता, और जब मूवमेंट नॉर्मली क्या होगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, सपोर्ट के पास आएगा, धीरे धीरे जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ये तो जैसे कि आपको बताइए, ये सिर्फ टीजर है, हर एक चीज़ के लिए बहुत डेप्थ में जाएंगे हमारा नेक्स्ट वीक। रेजिस्टेंस क्या होगा, छत। रेजिस्टेंस हमारा लिए क्या होगा, जो प्राइस को ऊपर जाने से 2 से अधिक बार प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस में भी डेप्थ रहेगा ±2%, थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे चल सकता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है कि 180 डिग्री का आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ठीक है। और रेजिस्टेंस लाइन सर्व द सेम पर्पस एज द सपोर्ट। सपोर्ट जिस तरह से सर्व करता है कि प्राइस को नीचे नहीं जाने देता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। और इसको कहाँ पे बनाना होगा, अप साइड में, टॉप में बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा, टॉप में। और सपोर्ट कहाँ पे बनता है, डाउन में, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस से प्राइस अगर नीचे जाएगा, उस केस में जब यहाँ पे हमारा क्या होगा, सप्लाई जो है एक्सीड कर जाएगा, किससे, डिमांड से, ठीक है। अब कहेंगे सर सप्लाई एंड डिमांड कैसे देखेंगे? सप्लाई एंड डिमांड के लिए भी इंडिकेटर्स वगैरह होता है, या फिर आप कोई पेड सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करते हो तो वहाँ पे बाकायदे दिखाता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। और अगर मेरे पास वो पेड सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कैसे समझूंगा? तो सिंपल सा हमें क्या होगा, प्राइस का एक्शन से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है। अगर रेजिस्टेंस से बहुत तेज़ी से प्राइस गिरने लगा तो इसका मतलब है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। इस सारा कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न पूरा प्राइस एक्शन ही है।
सप्लाई एंड डिमांड, जैसा कि आपको बताया गया कि लॉ ऑफ, हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस सब ने लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा है। तो और सप्लाई एंड डिमांड का हमने रिचर्ड वाइकॉफ की जो थ्योरी था वहाँ पे भी देखा था। सपोर्ट, सप्लाई हमें कहाँ, डिमांड हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? डिमांड जब एक्युमुलेशन फेज में मिलता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट हो जाएगा। एक्युमुलेशंस में जब डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट कर जाएगा और ये मार्कअप फेज स्टार्ट कर देगा। और सप्लाई अगर मिलेगा कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो ये अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गया तो वो मार्केट में क्या आ जाएगा? मार्कडाउन। ठीक है, क्या जी? अगर अगर डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो मार्कअप स्टार्ट कर देगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर, सॉरी वही लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, वही लाइन रह गई है, यहाँ पे चेंज नहीं कर पाए। भाई हम सोचे सप्लाई को हमने ग्रीन से क्यों किया हुआ है, क्योंकि सप्लाई को तो हमें रेड से डिनोट करना। यहाँ पे ये स्लाइड अपडेट, ठीक है। तो सप्लाई पे और डिमांड पे हम कैसे कर सकते हैं? तो सप्लाई एंड डिमांड को हम लोग समझ सकते हैं वॉल्यूम से। किससे समझ सकते हैं? रिचर्ड वाइकॉफ की जो थ्योरी थी उस पे हमने बात किया था। रिचर्ड वाइकॉफ की जो हमने थ्योरी किया था वहाँ पे हमने देखा था क्या? लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड ये किस में था हमारा? वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में। ठीक है, तो वही चीज को फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। अगर मेरा प्राइस क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, तो मेरा वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए? अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। तो जिससे ये पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड लगातार बना हुआ, कीमत बढ़ने के बावजूद भी अगर डिमांड है तो उसका कीमत बढ़ा रह सकता है। ठीक है, बीच में जैसे कि सब्जी वगैरह का दाम होता है, अचानक से 240 रुपये के टमाटर हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? अगर वो 240 के भाव पे लगातार आदमी खरीदता रह जाए तो उसका दाम लगातार वो बढ़ता रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं? इतना महंगा हो गया कि बजट से बाहर हो जाता है, उसको खरीदना छोड़ देता है, तो उसका डिमांड कम होता है, तो क्या होता है? वो प्राइस जा करके सेटल्ड कर जाता है लोअर लेवल। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब है कि इसमें डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लोगों में डिमांडेड है, ट्रेंडिंग है। अगर यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? नीचे जा रहा, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि सप्लाई एक्सीड है, सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है। अभी जो समय है मटर वगैरह का, शुरुआत में आता है 100 रुपये के जी, 120 रुपये के जी, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास होता है, सब कोई नहीं बेच रहा होता है। फिर जहाँ पे सबका आ गया, रांची वगैरह सबसे आ गया, तो पता चला कि वो 30-40 रुपये 50 रुपये के जी में सेटल्ड हो जाता है। तो जब सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो प्राइस हम कैसे देखेंगे कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है? वॉल्यूम से। प्राइस गिर रहा होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा तो समझ में आएगा ये गिरते हुए प्राइस में सप्लाई कांस्टेंट है। और यहीं पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम डिक्लाइन होने लगा तो ये हमें एक संकेत दे रहा है किस चीज़ का? रिवर्सल का। ठीक है ना, क्या दे रहा है? क्या हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नीचे तो इसी लेवल से प्राइस गिर जाएगा? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्राइस एक्शंस को पढ़ना होगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड को कंबाइन करके देखेंगे कि किस लेवल पे हो सकता है। हाँ, जैसे कि उसमें अब मल्टीपल होगा। हैंगिंग मैन बना तो वो थोड़ा सा वीक हो गया, वहीं पे शूटिंग स्टार बन जाए या फिर इवनिंग स्टार बन जाए या हेड एंड शोल्डर टॉप बन जाए तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ से अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइड्स गलत है।
सप्लाई एंड डिमांड को हम लोग कैसे डिनोट, कहाँ से देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड को? वॉल्यूम से। यहाँ पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे, ये चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये 2023 है, ये 2024 है, तो जाहिर सी बात है ये दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, सितंबर हो गया, तो ये लगभग लगभग जुलाई होगा। ठीक है, तो इतना लंबा समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बॉटम पे आता है और यहाँ से प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा क्या हो रहा है, प्राइस को जो दो बार, ठीक है, एक बॉटम ये बना, एक बॉटम ये बना, जब ये दोनों बॉटम को एक हॉरिजेंटल फ्लैट लाइन से कनेक्ट किए हैं और इस लाइन को फ्यूचर में एक्सटेंड करती हैं, ठीक है ना, इस तरह से, तो हमें पता चल गया कि ये अभी मान लेते हैं कि प्राइस अभी यहीं पे है, ठीक है ना। तो जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था इस लेवल पे, तो हमने देखा है कि प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, ऊपर गया है, प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, ऊपर गया है, तो यहाँ से भी हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ पे प्राइस आया तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट, और जो प्राइस को ऊपर जाने से लगभग लग देखिए कहीं पे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पहले आया है, एग्जैक्टली ठीक टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे गैप, थोड़ा सा प्राइस ऊपर निकला, और यहाँ पे देखिए ये इवनिंग स्टार बना है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस पहुँच ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, उस लाइन पे एग्जैक्टली मार्केट आएगा, तो इस लाइन के आसपास, यानी कि जब मार्केट रेजिस्टेंस की ओर अप्रोच कर रहा होगा, हमारा वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को देखना स्टार्ट कीजिए। जब मार्केट किसको टच कर रहा होगा, सपोर्ट को, तो आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस कर लो। वॉल्यूम को तो समझ में आ गया, प्राइस एनालिसिस के लिए हम लोग का नेक्स्ट वीक में चैप्टर स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बोला गया है ना कि एक एग्जांपल लेना है कि ±2%, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब क्या होगा कि मान लो कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ करके यहाँ पे हमने सेल कर दिया, अब प्राइस क्या होगा, 1% ऊपर निकल गया, तो वेट कीजिए, अभी भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से नीचे आ सके। अगर 2% से ज़्यादा का हो गया, ये इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस जो होता है ना 2% का लगभग रखते हैं सपोर्ट के पास, सपोर्ट लाइन से 2% नीचे स्टॉप लॉस हम लोग, या फिर स्टॉप लॉस लगाने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ATR, ये हमारा टॉपिक्स में डिफाइनिंग एंट्री। अब क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है, अगर यहाँ पे 2 साल का समय है तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया, साइडवेज, कौन सा साइडवेज, प्राइमरी साइडवेज। प्राइमरी साइडवेज में हमारा सिंपल सा रूल होता है, बाय नियर, बाय नियर, हम ये नहीं बोले कि बाय एट सपोर्ट, बोल रहे हैं बाय नियर सपोर्ट और सेल नियर, नियर रजिस्टेंस, क्योंकि ये ऐसा है जो प्राइमरी है, तो इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग है, कोई साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार प्राइस को ऊपर जाने से और नीचे जाने से रोक रहा है। कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि इनविजिबल शक्ति है यहाँ पे, कि जैसे ही जाता हूँ वहाँ पे बायर्स कमजोर हो जाता है और नीचे आता है तो, ठीक है, यहीं पे जब यहाँ पे जब सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बने या बुलिश कैंडल बने, वहीं पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम राइज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डिमांड आ गया। तो डिमांड जैसे आ गया, हमें पता चल रहा है कि मार्केट अब यहाँ से, और सेम वाइस वर्सा रेजिस्टेंस पे होगा, कि जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, कोई बेरिश कैंडल बना और वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो हमें समझ में आ गया कि इस लेवल पे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट। अच्छा, अब मेरे पास ये हो गया कि बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बाइंग किया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मान लिया जाए कि ये 2468 रुपया है,
मैं ऐसा करता हूँ, ओरिजिनल चार्ट पे ही चले जाओ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ था। लेकिन अभी जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में बना हुआ है, देखिए ये लाइन अभी तक वैलिड है, वहाँ पे पूरा नहीं दिखा पाए थे। ये हमारा क्या था, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस को जब तोड़ा तो ये हमारा क्या बना, सपोर्ट बना। थोड़ा सा मैं अब इसको क्या करता हूँ, जूम करके देखता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई वाला, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, प्राइस जब हमारा क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, ठीक है ना, ये पहला बार है, ये दूसरी बार जब पहुंचे, तो जब इस लेवल पे या तो बड़ा रेड कैंडल या फिर अबव एवरेज वॉल्यूम जहां पे हमें दिखा, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्या हो गया, सेलर्स एक्टिवेट हो गए। जब प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचे, हाँ, जैसे कि ये प्राइस क्या हुआ, नीचे आ रहा है, अब कहेंगे सर यहाँ पे बाइंग करें कि यहाँ पे करें कि इसके लिए आपको इंतज़ार करना होता है। जब प्राइस नियर सपोर्ट के पास पहुँचेगा तो आपको इंतज़ार करना है कोई भी एक ग्रीन कैंडल के बनने का। सपोर्ट पे अगर ग्रीन कैंडल नहीं बना तो आपको बाइंग नहीं करना है। तो जैसे ही ये सपोर्ट पे हमारा क्या बना, ग्रीन कैंडल बना, और ये बाद में हमें पता चलेगा आपको कि ये एक कौन सा पैटर्न है, हैमर, ठीक है ना। तो ये हैमर, ये प्राइस एक्शन हमें कमिट कर रहा है कि यहाँ पे सही में डिमांड बायर्स आ चुके हैं, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर। अब जैसे कि प्राइस ये रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल को देख करके आप बताइए कि इसमें बायर्स है कि सेलर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सेल नहीं कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे है बायर्स का। लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ, यहाँ पे भी बायर्स है, नहीं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे बायर्स है, सेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड बना है, ठीक है। तो एक तरह से हम तैयार हो गए कि यहाँ पे हमें पोजीशंस जो बाइंग किया हुआ ना, उस पोजीशन से निकलने का समय आ, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट अब इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाए। इसी तरह से जब प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है ना, ये प्राइस कहाँ पे पहुँचा, सपोर्ट पे पहुँचा, यहाँ पे हैमर बना, लेकिन प्राइस का कंफर्मेशंस नहीं गया, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहे। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हमारा कंफर्मेशंस नहीं हो रहा, यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडल बना, वॉल्यूम छोटा है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, अभी भी हम कुछ नहीं। ये हमारा क्या किया, सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया, और नेक्स्ट कैंडल ये क्या हो, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो किया डाउन साइड में, लेकिन अपना लो को नहीं ब्रेक कर पाया अगला दिन, ये हमारा फेकआउट हो गया। अभी आपको बताया ना कि ये क्या होगा, ये ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है, जितने भी रिटेलर थे जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे इस लेवल पे सपोर्ट को देख करके, सबको यहाँ पे क्या किया होगा, पोजीशन काट करके निकल गया होगा। उसके बाद एक बड़ा रैली, यहाँ पे एक प्राइस का कंफर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हमारा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन बहुत मार्केट ऊपर नहीं गया, फिर वापस आया, ये सपोर्ट के पास आया, और ये वॉल्यूम को देख करके मुझे अचंभा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है, कैंडलस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, लेकिन सपोर्ट पे इतना बड़ा वॉल्यूम, ये संकेत कर रहा है कि मार्केट कुछ बड़ा करने वाला। ये डिमांड को देख करके हमें लगा कि हाँ मार्केट, अब जैसे ही ये प्राइस क्या हुआ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच कर गया,
यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया, क्या अब मैं सेल कर दूंगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अभी इस कैंडल को देखने से हमें पता चल रहा है कि बायर्स हमारे कंट्रोल। जैसे इस लेवल के पास कोई सेल रेड कैंडल बनता, हम अलर्ट हो जाते हैं कि अब रेजिस्टेंस के पास कोई बेरिश पैटर्न बना, अब मुझे बेचने के लिए तैयार होना। और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बन गया था जिसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग। तो अब मैं यहाँ पे पोजीशन से जो भी पोजीशन इधर बाइंग का किया हुआ, इस पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करूँगा, ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब ये थोड़ा सा प्राइस ऊपर उठा और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था कि यहाँ पे बाइंग कर लें। तो देखिए दो चीज होता है और ये सबसे खतरनाक, आपको बाई करना है नियर बॉटम, सॉरी बॉटम या सपोर्ट बोल सकते, ठीक है, बॉटम नहीं बोलना था, सपोर्ट, और सेल नियर ये आपको करना है। और नहीं भी करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत गलती कर दीजिएंगे कि बाय नियर ये बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से गुनाह है इस मार्केट। अरे प्राइस तो लगातार ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखो ना मार्केट ही यहाँ कभी नहीं कर सकते, चाहे मार्केट ऊपर चला जाएगा। और नेवर सेलेक्ट, नेवर सेल नियर सपोर्ट के पास आपको कभी भी सेल करना, ये दोनों चीज मना है, ठीक है ना, ये दोनों चीज मना है। और ये सरकारी मुहर लगा हुआ है दीवार पे, वहाँ पे आप छूट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेनाल्टी पक्का लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पेनाल्टी पक्का लगेगा। एक दिन ऊपर गया 10 दिन फंसी। और ये तो अभी छोटा है, ये हो सकता है यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जब आप यहाँ पे बाइंग किए होंगे तो यही सोच करके कि मार्केट यहाँ से वहाँ जाएगा, तो यहाँ पे तो आप बेचने के लिए तो नहीं किए होंगे। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बाइंग करते प्राइस यहाँ तक आएगा ना, तो इतना तो पॉइंट बना ही सकते हैं, इतना प्रॉफिट आप ही ना बोले सर रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो यहाँ पे बाइंग कर लेते, इतना ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम बेच देंगे। तो आपने क्या किया, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ये है और लॉस का साइज ये। बीच में इंस्टाग्राम वगैरह में आता है, देख रहा था प्राइस ऊपर जाते एक एक कैंडल तोड़ के नीचे पहुंच जाए, वही हाल होता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या होते हैं, हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमसे गलती हो गया, मार्केट को हमने निकल गया, तो ये नहीं कर सकते हम लोग भगवान थोड़ा है कि पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन पैटर्न बता रहा है कि इस लेवल पे हमें ये गलती। अब क्या है सर, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, बढ़िया कैंडल का क्लोजिंग, ये क्या हो गया, आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस से 2% ऊपर हमारा स्मार्ट मनी 5% ऊपर स्टॉप लॉस लगाता है। तो आपको क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, सबको बाइंग करेगा, 2-3% ऊपर जाएगा, फिर बाजार नीचे, और इसका प्रेशर इतना तेज रहेगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि करें तो क्या करें, तो वो तो बाद में बनाना। लेकिन जो यहाँ पे बाइंग किया होगा वो क्या बोल रहा होगा, ये तो रिटेस्ट किया है, अगला दिन देखेगा अरे हाँ प्राइस तो ऊपर गया है, फिर ये देखेगा नीचे आ गया, क्या करेंगे, निकल जाए क्या, नहीं, एक कैंडल और इंतजार कर, अगला कैंडल जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा निकल जाएंगे। अब आ गया यहाँ, अब जब वो यहाँ पे नहीं निकल पाया, एक तो गलत एंट्री कर लिया, और उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे नहीं निकल पाया तो क्या वो यहाँ पे निकलेगा, ये फिर यहाँ से इंतजार करेगा, यहाँ से, और यहाँ से फिर इंतजार करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के वो निकल, इतना समय के बाद वो जाकर के कॉस्ट टू कॉस्ट। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट की जोन्स क्या बताया गया था
की जोन्स पे हमें बहुत बारीकी नज़र रखना होगा। की जोन्स में हमारा क्या होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, वो सब पे जब यहाँ पे हमारा सारा एनालिसिस हो। अब देखो ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग कैंडल में वॉल्यूम है ही नहीं, ठीक है ना, जो रेड कैंडल है उस रेड कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया, तो सेलर्स में पार्टिसिपेशन हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस हमें क्या करना है, जैसे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है ना, तब हमारा एनालिसिस करने का होता है। बीच में यहाँ पे प्राइस चल रहा है ना, यहाँ पे हम वॉल्यूम वगैरह को एनालाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये प्राइस नीचे आया, ये सपोर्ट पे आया, कहाँ पे आ गया, सपोर्ट, यहाँ पे बाइंग करें कि यहाँ पे बाइंग करें, क्वेश्चन आएगा। तो हम कहते हैं कि जब हम बाइंग करेंगे तो हमें कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो जब प्राइस इस लेवल के पास आ रहा है तो अभी कुछ खास यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, लेकिन हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि पैटर्न में एक बाइंग का डिमांड तो क्रिएट हो रहा है, डिमांड यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे तो नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ से प्राइस कितना ऊपर जाएगा ये इंतजार करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग तो जरूर करेंगे। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हमारा रिस्क जो है ना इतना ही बड़ा है, और हमारा ट्रेड का साइज क्या होगा, काफ़ी समय तक फंसे रहेंगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको मूवमेंट जो है ना फास्ट नहीं मिलता, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर ये ब्रेकडाउन किया, फिर ये 2024 में फिर से वापस को ये रिटेस्ट कर रहा था, फिर ये प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, फिर यहाँ पे कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो ये ध्यान देना है कि प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ही हमें बाइंग करना है। अब हमें एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब मार्केट इसके ऊपर कोई पॉजिटिव क्लोजिंग करे, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, आगे एक थ्योरम है वो हम लोग डिस्कस। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये आपको दिखता रहेगा। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट, बाय नियर सपोर्ट और सेल नियर रेजिस्टेंस। मैनेजिंग रिस्क एंड सेटिंग स्टॉप लॉस, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लेवल के पास हम बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे, तो हमारा ये क्या हो गया, रिस्क, और रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, प्राइस पिछला लेवल को हमें उसे टारगेट मानना। तो सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या फोकस है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, एक एंट्री होगा बाय नियर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट। एसएल सपोर्ट के नीचे हमारा क्या रहेगा, एसएल, और वो कितना रखेंगे, 2%। यानी कि हमारा यदि लॉस हो ना तो पॉसिबल हो कि सबका लॉस हो, ऐसा ना हो कि इस ट्रेड में केवल मेरा लॉस हो बाकी सबका प्रॉफिट हो। आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एसआर मतलब क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मल्टीपल टेस्ट, जैसे कि आपको बताया गया था कि एक लेवल पे अगर मैक्सिमम टचेस पॉइंट होगा, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मल्टीपल है, प्लस मल्टीपल टच पॉइंट हो गया। दूसरा वॉल्यूम कन्फर्मेशंस, यानी कि सपोर्ट पे वॉल्यूम बढ़ जाए, सपोर्ट पे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम पूरी की पूरी एनालिसिस कर सकते हैं, ये जैसे कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्राइस जैसे नीचे आएगा ना, यहाँ पे हम सपोर्ट को, जैसे ही प्राइस ये सपोर्ट के पास पहुँचने लगे ना, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। वॉल्यूम जैसे ही सब
वॉल्यूम सपोर्ट के पास जैसे ही प्राइस अप्रोच कर रहा होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्लाइन होने लगे। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्लाइन होने लगे। और जैसे ही डिमांड के पास कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तो यहाँ से वॉल्यूम अप होने, ये हमें संकेत मिलता है कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो। उसी तरह से रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, लेकिन रेजिस्टेंस पे पहुँचने से पहले आपका कैंडल का साइज छोटा छोटा होने लगेगा, एक रेड कैंडल का कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम डिक्लाइन होगा। और जैसे एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा और यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, तो ये हमें पता चलेगा कि मार्केट, तो वॉल्यूम हमें काफ़ी अच्छा मदद करेगा इस चीज़ में एनालाइज। शार्प प्राइस रिजेक्शंस, यानी कि प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना सीधे नीचे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शार्प प्राइस रिवर्सल एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एज सपोर्ट एंड रिवर्स पावरफुल। किस चीज़ का, कैंडल स्टिक्स पैटर्न अगर बन जाएगा, ठीक है, कैंडल स्टिक्स में हैमर होता है, बुलिश पैटर्न में हैमर हो जाएगा, बुलिश पियर्सिंग हो जाएगा, इंगल्फिंग हो जाएगा, ट्विज़र्स बॉटम हो जाएगा, मॉर्निंग स्टार हो जाएगा, बुलिश किक डबल। तो ये बहुत सारा पैटर्न होता है, लेकिन हम लोग 5 पैटर्न को, इसी तरह रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, शूटिंग स्टार, डार्क क्लाउड, इवनिंग स्टार्स, इस तरह का जो रहेगा। यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न पे एनालिसिस, चार्ट पैटर्न में क्या क्या हो जाएंगे, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्राइंगल, फ्लैग, ये सब आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही फैक्ट, साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना या फिर कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करना, ये एकदम संगम, कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, संगम। अभी चल ही रहा है महाकुंभ, तो ये संगम क्या है कि आपके एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कम से कम 4-5 सिग्नल जनरेट करेगा कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से पर्टिकुलरली प्राइस, हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर एक हैमर यहाँ पे हमें लगा ना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये एक हैमर बना है, लोग इंडिविजुअली इसी को देख करके बाइंग करते। लेकिन आप यहाँ पे एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा कि ये हैमर बना हुआ है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशंस मिल रहा है, यहाँ पे RSI बिलो 30 हो चुका होगा। इस तरह का लगभग जितना ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेवर में आता रहेगा सिग्नल, उतना ही पावरफुल रिजेक्शंस। तो एटलीस्ट जब आप ट्रेड करते हो तो कम से कम आपका 5 से 7 पैरामीटर, आप 5 से 7 पैरामीटर आपके फेवर में आएगा। कैंडल्स होगा, ट्रेंड होगा, इंडिकेटर्स होगा, टूल्स होगा, ये सब आपके फेवर में। हाँ, ये लास्ट हम लोग आज यहीं पे करेंगे, चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी थ्योरी हमें ये बताता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बढ़िया है, जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस चल रहा है, मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही कोई भी एक लेवल टूटेगा, वो लेवल अपना रिवर्स कर देगा, ठीक है ना, अपना रोल को रिवर्स कर देगा। तो पोलैरिटी का मतलब है कि अपना रोल को रिवर्स कर। तो रेजिस्टेंस का क्या काम था, रेजिस्टेंस का क्या काम था, रिस्ट्रिक्ट करते है, रिस्ट्रिक्ट टू गो अपसाइड ना। लेकिन जैसे मान लो कि ये प्राइस क्या था, यहाँ पे प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ से मूव कर रहा था, ये हमारा क्या था, ये हमारे लिए क्या बन रहा था। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जब टूट जाएगा ना, तब ये प्राइस को नीचे जाने से रोकेगा। अब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये जो है बहुत ही स्ट्रांग होगा। रोल रिवर्सल का जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। एक सपोर्ट तो आपका ये बना है और एक ये सपोर्ट बनेगा, ये दोनों सपोर्ट में कौन सा स्ट्रांग होगा, तो रोल रिवर्सल वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम है कि मार्केट का एक लिमिटेशन है, लेकिन जबकि मार्केट यहाँ पे अब खुला छत पे है, ठीक है।
उसी तरह से अगर ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट टूट गया तो अब सपोर्ट का काम क्या था, प्राइस को नीचे जाने से रोकना, और जब सपोर्ट टूट जाएगा तो वही लाइन को जब आगे एक्सटेंड कर देंगे तो अब ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। ये अब हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी में क्या बोलता है, ब्रेकआउट। हमने कल भी देखा था कि ब्रेकआउट सब था, पुलबैक था और रिटेस्ट था। व्हेन प्राइस ब्रेक थ्रू अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब कभी भी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ब्रेक लेवल को ब्रेक कर देता है, इट सिग्नल्स अ पोटेंशियल शिफ्ट इन द मार्केट सेंटिमेंट एंड चेंज इन द प्राइस डायरेक्शन। रेजिस्टेंस का काम था प्राइस को ऊपर जाने से रोकना, अगर ये ब्रेक हो गया तो अब प्राइस को नीचे जाने से रोकना, ठीक है ना, प्राइस को अब, ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ। उसी तरह से प्राइस अगर ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट पे चल रहा है और ये सपोर्ट जब ब्रेक होता है तब ये प्राइस को ऊपर जाने से, ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ। तो रिटेस्ट वाला, रिटेस्ट क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये ऑलरेडी क्या था हमारा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके प्राइस इसको टच करता है ना, तो ये तीन बार क्या हो रहा था, प्राइस को ऊपर जाने से रोका था, यानी कि यहाँ पे कोई सेलर्स था तभी तो प्राइस को ऊपर जाने से रोका। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो गया और प्राइस इसको रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें अब कोई सेलर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है, इसीलिए अब मार्केट में क्या होगा, एक अपसाइड का डिमांड क्रिएट। तो रोल रिवर्सल भी हो गया किसका, डिमांड एंड सपोर्ट टूटेगा, वहां पे सप्लायर हैवी हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वहां पे किसका कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड पे हम क्या बोलते हैं, बाइंग प्रेशर। डिमांड को हम लोग किससे जानते हैं, बाइंग प्रेशर से, और सप्लाई को जानते हैं हम लोग सेलिंग प्रेशर। इसी को बोला जाता है पोलैरिटी शिफ्ट। इफ द प्राइस होल्ड द ब्रोकन रेजिस्टेंस लेवल, कहने का मतलब ये नहीं कि अभी आपको बताया कि अगर ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करके अगर नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे कह रहा है पोलैरिटी में उसी को जो इसको ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट के बाद, यानी कि अब इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है, तब हमें पता चलेगा कि ये पोलैरिटी शिफ्ट। तो उसीलिए हमें क्या करना होगा, जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटे, आप 2% का एक फिल्ट्रेशन मेथड लगा सकते, क्या कर सकते हैं, 2% इंतजार कीजिए कि उस लेवल के ऊपर निकल पा रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। CMT का बुक वगैरह फॉलो करेंगे चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियंस, तो वहाँ पे बोलता है कि परसेंटेज मेथड यूज़ करता है 5%। अगर कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो 5% से अगर कम मूवमेंट करता है तो उसे फेक आउट माना जाता है। क्या बोला जाता है, फेक आउट। हम वहाँ पे 5% के लिए ही ट्रेड करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से करता है कि वो कंफर्म ट्रेड करता है, क्योंकि वो चाहता है कि 5%, 7%, 10% का स्टॉप लॉस रहे, लेकिन उसका खुला छत मिले आसमान। तो CMT वगैरह को फॉलो करेंगे तो 5% तक का अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है, अगर वो 5% से कम का मूवमेंट करता है, उसे उस पैटर्न को फेल माना जाए। लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग एक फिल्ट्रेशन में हम लोग 2% किए। अगर कहना है कि नहीं है, आप इस नियम को फॉलो करना चाहते हैं जो है, जो इंटरनेशनली जो सबको पढ़ाया गया है, जो सबको मुफ्त करवाया जाता है, प्रोफेशनल तो यहीं से बनते हैं, हमें ये फॉलो करना है, तो कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्वांटिटी कम करके सेम लॉस पे लिया जा सकता है। कि अगर मेरा मान लो कि मेरा यहाँ पे 10 रुपया का रिस्क है और मैंने 100 शेयर खरीद लिया 2% पे, 100 शेयर, तो मेरा लॉस कितने का है, 1000 रुपये का।
अगर यहाँ पे ये 5% का लॉस होता तो मान लो कि अगर ये 2% बराबर 10 रुपया तो 5% बराबर 25 रुपया होता। तो मैं यहाँ पे 100 शेयर खरीदने की जगह पे क्या करता, 1000 का ही लॉस रखता। यहाँ पे मैं क्या कर देता, 40 शेयर खरीद लेता। तो यहाँ पे भी मेरा लॉस क्या है, एज इट इज़ मेरा 1000 ही है। तो इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को भी हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने कल डिस्कस किया था ट्रेंड लाइन। अगर अप ट्रेंड लाइन जो होगा वो हमारे लिए क्या काम करेगा, ये जैसे कि अप ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रहा होगा। अप ट्रेंड लाइन में जो, सॉरी ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड लाइन को जो टच करता है ये हमारे लिए क्या काम करता है, सपोर्ट का। और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनता है नहीं, अप ट्रेंड में जो प्रीवियस हाई रहता है उसके ऊपर निकल जाएगा प्राइस। वहीं पे जब डाउन ट्रेंड होगा, जब लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम का फॉर्मेशंस करेगा, और मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये जो लेवल होता है डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उस लेवल को क्या बोलते हैं, तो अप ट्रेंड लाइन क्या काम करेगा, एज ए सपोर्ट, और डाउन ट्रेंड लाइन हमारा क्या काम करेगा, एज ए मूविंग एवरेज। तो रहने दीजिए, मूविंग एवरेज और फिबोनाची अलग से ही बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। मूविंग एवरेज भी करने में हमें 2 दिन का सेशन लगेगा, और फिबोनाची करने में भी हमें 2 दिन का अलग से सेशन। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मूविंग एवरेज और फिबोनाची लेवल का भी हम लोग इस्तेमाल। अब वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस तो हमने ऑलरेडी। तो अगर हम देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कैसे बनेगा, एक बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरा, सप्लाई एंड डिमांड देखना समझना आना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम से साथ समझ में आएगा। उसके बाद एक साइडवेज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो छोटा टाइम फ्रेम पे बना है या प्राइमरी है, प्राइमरी ट्रेंड में प्राइमरी सेकेंडरी है, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी बोला, प्राइमरी साइडवेज मार्केट है या सेकेंडरी साइडवेज मार्केट है या माइनर साइडवेज मार्केट, इस पर भी डिपेंड होगा। क्योंकि माइनर होगा तो 2 दिन के बाद ही वो तोड़ देगा, सेकेंडरी हो सकता है तो वो 2-4-6 महीना तक चलेगा, लेकिन अगर वो प्राइमरी साइडवेज मार्केट हुआ तो वो हो सकता है कि साल 2-4 साल तक भी। तो एंट्री एंड एग्जिट कैसे करेंगे, बाय नियर सपोर्ट, सेल नियर रेजिस्टेंस। बाई के पास कैसे बाइंग करेंगे, जब हमारा कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अभी मैं ग्रीन बोल रहा हूँ, आगे जाकर के मैं कैंडल स्टिक्स का स्पेसिफिक नेम बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। वहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि पता चलेगा कि हमारा डिमांड जनरेट हो। प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है तो वहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनेगा हमें अलर्ट हो जाना है कि प्राइस यहाँ से अब रिवर्स कर सकता है। वहाँ पे जैसे ही हमें वॉल्यूम में एक बड़ा सिग्नल देखने को मिला, पता चल गया कि यहाँ पे सप्लायर्स आ गया, मैं ट्रेड से एग्जिट कर। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट 3 बार 4 बार टच किया है वो एक नॉमिनल है, और एक है जो 10 बार 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार इस तरह से टच किया तो उसका इम्पोर्टेंस अलग। कहने का मतलब है हायर टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा, जैसे कि हमने जो ड्रॉ किया था वहाँ 7-8 बार निफ्टी टच किया था, उसका एक रेलिवेंस ज़्यादा होगा, जो 1-2 बार रहेगा उसके। वॉल्यूम, अब देखिए बार बार वही चीज़ आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। शार्प प्राइस रिजेक्शंस यानी कि कैंडल स्टिक्स बनेगा तो डिमांड और सप्लाई फास्ट मूव। चेंज ऑफ पोलारिटी यानी कि सपोर्ट जब तक काम कर रहा है तब तक तो प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है, लेकिन सपोर्ट जैसे टूट गया तो वो क्या कर जाएगा, रेजिस्टेंस का काम। और रेजिस्टेंस जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा था
लेकिन उस लेवल को तोड़ करके मार्केट उसके ऊपर टिक जाता है तो वो हमारे लिए अब फ्यूचर में क्या काम करेगा, ट्रेंड लाइन। अगर मेरा अप ट्रेंड लाइन है तो अप मार्केट मेरा अप ट्रेंड है, प्राइमरी अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जब अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं, दो हायर बॉटम को कनेक्ट किए हैं, तो जब भी प्राइस हायर बॉटम को टच कर रहा होगा लाइन को, वो हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, और वो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डाउन ट्रेंड में सेव रिवर्स। दो लोअर टॉप को कनेक्ट करके प्राइस को नीचे खींच देंगे। जब भी वो लोअर टॉप लाइन को यानी कि डाउन ट्रेंड लाइन को टच करेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। उसी लेवल से हमें, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यानी कि रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में हो सकता है या साइडवेज हो, देखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज, अभी सिर्फ आपको यही बोला गया है कि सिंपल से आप समझ लो कि 200 पीरियड के ऊपर मूविंग 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में यदि प्राइस है तो प्राइस मेरा अप ट्रेंड, और नीचे है तो डाउन ट्रेंड। लेकिन हम इसमें 9 पीरियड, 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100, 200 हम लोग मल्टीपल चीज पढ़। फिबोनाची ये भी एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल मेथड है जो हम लोग तो डिस्कस करेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। वही चीज़ है, मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। और जब ये सारा कुछ कंप्लीट होगा तब हम इस लेवल पे वापस आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेडिंग सेटअप देखें। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थैंक यू।